सत श्रीकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मैं मेजर गौरवारिया सर की द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। ठीक है, तो इन्होंने जो टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है इंडिया रिजेक्ट्स ऋचा चड्डास अपोलॉजी। ठीक है, तो एपिसोड 133 है द चाणक्य डायलॉग्स मेजर गौरवारिया सर। तो मेरे साथ पूरी वीडियो देखना है भाई लोग। मेरे को बड़ा हौसला रहता है। कई लोग कहते हैं कि आप बीच में वीडियो रोक के कि आप एंड में वीडियो के बोला करो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मेजर गौरव सर आर्य सर की थोड़ी सी लंबी वीडियो होती हैं और मैटर इनके जो न्यूज़ होती हैं वो 4-5 होती हैं इकट्ठी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बीच में ही आपको रोक के उसका रिप्लाई कर दूँ जो मैं सोचता हूँ या मेरे विचार हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एंड में फिर मैं कई चीज़ें बीच में अगर रहेगी तो फिर मैं सोचता रहता हूँ कि यार मेरे को ये भी बोलना था, मैंने ये नहीं बोल पाया, इसलिए मैं साथ साथ बोलता रहता हूँ। तो सॉरी, तो एक बंदे ने एक सोल्जर ने मेरे को थोड़ा सा इमोजी गुस्से वाला भी डाल दिया था कि एंड में ही किया करो, तो प्रॉब्लम हो जाती है पूरी वीडियो देखने में। तो भाई अगर आप कई है कि मुझे मुझे लगता है जैसे कि कई लोग ना पूरी वीडियो नहीं देखते, वो सिर्फ स्टार्टिंग और एंड वाला पार्ट देखते हैं जो मेरे विचार होते हैं, क्योंकि वीडियो उन्होंने देखी होती है। तो उनको कई बार होता है कि यार बीच में बोलता है तो हमें पूरी वीडियो देखनी पड़ती है। तो भाई अगर किसी को लगता है कि मेरे विचार अगर आपको सुनने हैं तो बीच में भी आपको, मैं कई वीडियो में बोलता हूँ बीच में, ज़्यादातर नहीं बोलता। जो लंबी वीडियो होती है उसमें ज़रूर मैं बीच में बोलता हूँ। रीज़न मेरा ये होता है कि एंड में फिर मैं भूल जाता हूँ। आपको मैं सच्ची बात बताता हूँ, ठीक है। मेरे को आदत नहीं है कि लिख के कट मार के या आपको सारी बातें समझाऊं। जो मेरे उस टाइम दिल में होता है, जहाँ मेरे दिमाग में होता है, जहाँ मैंने रीड किया होता है, जहाँ मेरे को पुराना याद होता है, मैं उस पर आपको अपने विचार बताता हूँ। ठीक है, कट मार के यहाँ से मैं न्यूज़ ले लेके आपको, ठीक है, आपको बताता रहूं कि यार कट मारा मैंने पहले गूगल पे सर्च मारी चीज़, फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग किसी की लाइन टोकी। तो मेरी ये नेचर नहीं है। मैं इसलिए बीच में सीधा आपसे दिल से कनेक्ट होना चाहता हूँ, इसलिए मैं बीच में बोलता हूँ। तो आप प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं एंड में बोला करूँ, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इतनी सी बात मान लो कि आप जो लंबी वीडियो होती है ना, तो आप पूरी वीडियो देखा करो, मैं बीच में बोल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको लोगों को बताना था। तो बस आपके कमेंट पढ़ता हूँ, आप इसकी टेंशन मत लो। मैं कईयों कमेंटों के रिप्लाई भी कर देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बोलता, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को डिफेम करूँ। कई बंदे उल्टे सीधे कमेंट डाल देते हैं, लेकिन फिर उनको उल्टा सीधा जवाब भी मिल जाता है। तो एक बार मैंने जाकिर नायक पे एक पे वीडियो बनाई थी, तो वो जाकिर नायक का बड़ा बड़ा फ़ैन लगता था। तो वो बोल रहा था कि अपनी ज़ुबान संभाल के बोलो। तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कमेंटों में लोगों ने पढ़ लिया करो, आप एक दूसरे का कमेंट जरूर देख लिया करो। तो मैंने उस पर उसको रिप्लाई दे दिया था कि पहली बात तो तू मेरे को, ठीक है, वीडियो मेरी मत देख अगर तेरे को मेरी ज़ुबान पसंद नहीं। दूसरी बात, पोरकियों के लिए मेरी ऐसी ही ज़ुबान चलेगी। जब देश के खिलाफ जो काम करेगा उसके लिए मेरी गंदी ज़ुबान ही है। ठीक है, मैं दोस्तों के लिए बहुत बड़ा बड़ा दोस्त हूँ और दुश्मनों का लिए मैं सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। ठीक है, मेरी ज़ुबान तो ऐसी ही चलेगी। ठीक है, जिसको मेरी वीडियो नहीं पसंद आती, जो नहीं क्या आती, मैं ये अपना कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कोई एरोगेंट होकर बोल रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं दोगला नहीं हूँ। मैं प्यार से बात उन जो देश के दुश्मन हैं या देश के खिलाफ बोलते हैं या हमारे पुरखी हैं, ठीक है, मैं उनसे नफरत करता हूँ। तो मेरी जुबान वैसे ही निकलेगी। ठीक है भाई, मैं नहीं भूल सकता अपने शहीदों को, मैं नहीं भूल सकता अपने हिंदुस्तानियों को जो बेकसूर इन आतंकवादियों ने मारे हैं, जो रेडिकलाइज करते हैं हमारे कंट्री में, हमारी कंट्री का तोड़ने का काम करते हैं। मेरा काम है एकजुट करना। मेरे को गुस्सा इसलिए आता है, ठीक है। तो जिसको नहीं लगता है कि ये इसकी ज़ुबान गंदी है, तो मेरे से भी गंदी गंदी ज़ुबानें, माँ बहन की गालियाँ सुनने तो बड़ी जल्दी है। आप दूसरे यूट्यूब पे, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस बंदे को पर्टिकुलर एड्रेस कर रहा हूँ इस टाइम। दूसरे चैनलों पे जाके तो आप बड़ी गंदी गंदी गालियाँ सुनते हो, ठीक है, माँ बहन की गालियाँ सुनते हो, वो गंदी जुबान नहीं लगती। मेरा एक पोरकी बोलना है, जबकि मैं माँ बहन की किसी को गाली भी नहीं निकालता, ना गलत बोलता हूँ, मुंह से निकलनी है, लेकिन मैं अपने आप को स्टॉप करता हूँ। कई मेरे ऐसे सोल्जर्स हैं जहाँ हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जहाँ कमेंट करते हैं कि भाई रुक क्यों बोल देते, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को संभालता हूँ। तो जिसको शौक है ना कि मैं, मेरी गंदी जुबान है, मैं पोरकी बोलता हूँ, मैं सुअर बोलता हूँ, अगर सुअर से इतनी चिड़ मचती है जो माँ बहन की गाली देती है, फिर उनसे उनसे उनको जाके भी पहले बोल लो, ठीक है। तो बाकी ये है कि मैं इस वीडियो में भी थोड़ा सा बीच बीच में अपना विचार बताता रहूँगा, तो आप पूरी वीडियो देखना। पाकिस्तानी को तो जाके कभी नहीं बोलते कि बीच में बोलते हो, वो भी कट लगा के बोलते हैं, वो भी बात करते हैं। उनकी तो आपने यहाँ पे 4 बारी वीडियो देख के उनकी देखने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती,
ठीक है, एक हिंदुस्तानी भाई की पूरी वीडियो देखने पड़ जाए तो उसमें ऐसा लगता है कि ये बीच में क्यों बोल रहा है, ठीक है, ताकि ये बीच में बोलेगा तो सुनना पड़ेगा रुक रुक के, भाई पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर एंड में देख लेंगे इसने बोला क्या है। वीडियो तो हमने देखी हुई है, लेकिन पुर्किस्तानियों के साथ ऐसा नहीं करते। पुर्की जो यूट्यूबर है मदरसा साहब बैठे हुए हैं, उनकी पूरी वीडियो देखते हैं। ये सारा डेटा ना जो यूट्यूब का होता है मैं चेक कर लेता हूँ, हर एक कोई यूट्यूबर चेक कर सकता है कि कौन बंदा किसकी वीडियो देख रहा है, कौन बंदा कितने सब्सक्राइबर हैं, या कितने सोल्जर हैं, या कितने बंदे हैं, कौन मेरी वीडियो देख रहा है, कौन किसकी वीडियो देख रहा है। तो सारा डाटा अवेलेबल होता है अपने चैनल पे, ठीक है। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो के बीच में तबसरा करूंगा, सो एंड में भी थोड़ा सा तबसरा करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। एक ट्विटर हैंडल है जिसने जनरल द्विवेदी कौन है? ये नदन आर्मी कमांडर हैं। जैसे आर्मी में कई सारे कमांड्स हैं, नदन कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड और आरट्रैक आर्मी ट्रेनिंग कमांड जिसको बोलते हैं, जो शिमला में है। ये सारे कमांड्स हैं। तो बहुत बड़ी चीज होती है। आर्मी कमांडर बहुत सीनियर लेवल पे होता है, बिल्कुल चीफ को रिपोर्ट करते हैं। तो नदन आर्मी कमांडर जिनके अंडर जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है, पूरा नॉर्थ का मामला है, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा कि साहब ये पीओके की बात पूछी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। तो उसके जवाब में कि साहब आप इसके बारे में क्या प्लान है, और क्या प्लान क्या होने हैं उसके बारे में यार, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में प्लान क्या होने हैं। बात सिर्फ इतनी सी थी कि उन्होंने पूछा सवाल जनरल द्विवेदी से, और जनरल द्विवेदी ने जवाब दिया कि 1994 के पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन हैं, और 1994 के पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन ये कहते हैं कि साहब ये जो टेरिटरी है, राइट, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, और गिलगिट बाल्टिस्तान, ये पूरा का पूरा भारत का अभिन्न अंग है। कहानी खत्म हो गई। तो साहब क्या इसके बारे में क्या करेंगे? सरकार का हुक्म होगा तो हम एक्शन लेंगे वहां पे। और जनरल द्विवेदी कहते भी क्या, कोई भी प्रोफेशनल सोल्जर क्या बोलेगा इसमें? तो जनरल द्विवेदी ने वही बोला जो एक प्रोफेशनल सोल्जर को बोलना चाहिए, और उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। देखिए, एक तो आर्मी कमांडर लेवल, कोर कमांडर लेवल पे टॉप का क्रीम जो होती है वही जाती है ऊपर तक। आर्मी की बात कर रहा हूं मैं, इंडियन आर्मी की, ठीक है ना। और वो भी आर्मी कमांडर नदन कमांड, मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो नदन आर्मी कमांडर ने सिर्फ ये बोला कि हमारे पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन है, और जब सरकार हुक्म देगी तो देखिए, कोई भी डिसिप्लिन सोल्जर यही बोलेगा। और बात है भी, तैयारी भी है इंडियन आर्मी की पूरी। अच्छा, तो किसी ने उस चीज को थोड़ा सा गोल घुमा के एक ट्वीट कर दिया, गोल घुमा के ट्वीट कर दिया। अब इशू यह है कि जो ट्वीट में था, राइट, ये आप देख सकते हैं, वो जनरल द्विवेदी ने कहा नहीं था। उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के ट्वीट तैयार करा गया, और इस पे रिएक्ट करा ऋचा चड्ढा, जो कि एक्ट्रेस हैं। और मैंने कल टेलीविजन पे भी बोला था, रिपब्लिक पे, कि यार मुझे पता नहीं ऋचा चड्ढा कौन। मैंने फिर गूगल करा, तब मुझे पता लगा। मुझे ये पता लगा कि ये गैंग्स ऑफ वासेपुर में सरदार खान की पहली वाइफ थी। तब मुझे शक्ल से मैं कोरिलेट कर पाया। मुझे नहीं पता था कौन है ऋचा चड्ढा ना। तो ऋचा चड्ढा ने उसके ऊपर रीट्वीट कर दिया, गलवान सेज हाय। अब इसका मतलब क्या है? अब लोग इसको कुछ लोग टेलीविजन डिबेट में इसको बीजेपी से, वो जो टीवी पर भी आते हैं ना, जो स्पोक्स पर्सन पॉलिटिकल पार्टीज के, तो उनका एक माइंडसेट होता है, वो हर चीज को पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं, क्योंकि उनको और कुछ आता नहीं है, और उनकी गलती भी नहीं है, उनकी गलती भी नहीं है। गलवान की बात कर लीजिए, वो भी कांग्रेस बीजेपी का मामला हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मंगोलिया की बात कर लीजिए, वो भी कांग्रेस बीजेपी का मामला हो जाएगा, क्योंकि उनकी समझ बहुत छोटी होती है इस मामले में ना। और हर चीज को देखिए, बात यह होती है कि जब भी कोई इंसान प्रॉब्लम में फंसता है, तो जो फेमिलियर एरिया है, जो चीज है जिसके बारे में उसको थोड़ा बहुत ज्ञान है, वहां पे कॉन्वर्सेशन खींच के ले जाने की कोशिश करता है। वरना अगर आप प्योर मिलिट्री कॉन्वर्सेशन करेंगे गलवान के ऊपर, तो इनको क्या समझ में आने वाला है? जो टीवी पर आते हैं, इनको तो पता नहीं है, ना कभी गए वहां पे, ना इसके बारे में स्टडी करी, ना कोई एक्सपोजर है। तो हर चीज को फिर वो एक पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं। खैर,
ऋचा चड्ढा ने गलवान से इजहार बोल दिया। जाहिर सी बात है, जो हमारे शहीद थे, जो वीरगति को प्राप्त हुए थे वहां पे, कर्नल बाबू थे, महावीर चक्र, और भी हमारे 20 जो भाई थे, उनकी इंसल्ट थी, उनकी बेइज्जती करी ऋचा चड्ढा ने। तो इसके ऊपर जबरदस्त सा रिएक्शन आया। पॉलिटिकल पार्टीज बीच में घुस गई, सिविल सोसाइटी बीच में घुस गई, और कुछ बॉलीवुड के लोग भी, अक्षय कुमार ने बोला, अशोक पंडित ने बोला, अशोक पंडित जी ने इसके ऊपर तो रिपोर्ट भी लिखवाई पुलिस थाने में, और काफी कुछ हुआ इसके ऊपर। बात यह है कि ऋचा चड्ढा ने ऐसा बोला क्यों, कारण क्या था ऋचा चड्ढा का बोलने का? व्हाट वाज द नीड फॉर हर टू टॉक? मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस नहीं मिला फिल्म इंडस्ट्री में, राइट? लोग जानते भी नहीं हैं, और जाहिर सी बात है, इतने साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, अब एक डेस्परेशन है, और हो जाता है, बिकॉज फिल्म लाइन एक बहुत अनसर्टेन किस्म की लाइन है। नौकरी तो है नहीं यहाँ पे 1 तारीख को आपको तनख्वाह मिल जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको पिक्चर मिली, नहीं मिली, अगर पिक्चर मिली तो पिक्चर काम करी, नहीं करी, अगर पिक्चर काम करी तो ठीक है, नहीं काम करी तो फिर उसके बाद इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन है आपके खिलाफ या आपके लिए, आपको आगे काम मिलेगा। तो बहुत इनसिक्योरिटी में वाले बड़े लोग ये रहते हैं, ज्यादातर लोग। तो ऋचा चड्ढा ने बयान दाग दिया, गलवान सेज हाय। कहने का उसका यह मतलब था कि साहब, आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप चाइना के बारे में तो कुछ नहीं कहते। तो गलवान सेज हाय, ये ऋचा चड्ढा का कहने का मतलब था। कल मैंने ट्वीट भी करा था, उस ट्वीट को काफी ट्रैक्शन मिला, लेकिन कोई जवाब नहीं आया कि साहब इसका मतलब क्या है। ऋचा चड्ढा हैज नॉट रिस्पॉन्डेड एंड इट्स ऑल राइट, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, बात यह है कि ऐसी बातें आपको नहीं करनी चाहिए जिस बात के ऊपर आपकी समझ ना हो। कुछ फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं, कुछ जो कि सचमुच इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो वेरी स्मार्ट, वो वेरी, जिसको कहते हैं ना, उनका पढ़े लिखे लोग हैं, एक्सपोजर है, लेकिन ज्यादातर लोग बैल बुद्धि हैं वहां पे। दे हैव नो क्लू, एंड द प्रॉब्लम इज व्हेन ज्यादातर दीज यंग पीपल इन द इंडस्ट्री, जो बुजुर्ग मैं उनकी बात नहीं कर रहा, young people in the industry, when they start thinking of themselves, you know, as people who can actually create an opinion, ये अपने कद से ऊपर अपने आप को सोचने लगते हैं कि हम कोई देश में रेवोल्यूशन ला रहे हैं, हम कुछ, आप कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे। यू आर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, आई एम ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। मैं अपने आप को भी बोल रहा हूं। तो हम सब लोग अपनी हदों में रहें, बोलना है बोलें, लेकिन जो देश का फौजी है, जो आपके लिए जान दे रहा है, उसके खिलाफ क्यों बोलना? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? क्योंकि आपकी फिल्म आ रही है, आपको पब्लिसिटी चाहिए, या आपको लग रहा है इंडस्ट्री आपको भूल रही है? आर्मी लो हैंगिंग फ्रूट है इनके लिए। ये हर समय आप देखिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज को एफर्ट से आर्मी की बेइज्जती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है फौज जवाब नहीं देगी। पाकिस्तानी आर्मी तो है नहीं, ये पाकिस्तान आर्मी तो है नहीं। यही चीज अगर इनमें से कोई भी, ऋचा चड्ढा वगैरह कोई भी, अगर ये पाकिस्तान में चीज बोलता है, इनकी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुकी होती है अभी तक। मेरे को बात याद आ गई, मेजर साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ना घसे पीटे, बॉलीवुड का तो वैसे ही सत्यानाश पीट चुका है, अब तो साउथ की इंडस्ट्री आगे निकल गई है। तो ये घिसे पीटे जितने भी है ना, तो अपने को ये हाइप लेने के लिए, क्योंकि लो हैंगिंग फ्रूट की बात की है, आर्मी को ये ज़्यादा टारगेट करते हैं। बिल्कुल सही बोला मेजर गौरवारे सर ने। अगर यही ऋचा चड्ढा ना पाकिस्तान में होती ना, तो अब कब के इसके चड्डे पाड़ देती आर्मी। ठीक है, तो यहाँ इंडिया में रह के कुत्तों की तरह, मैंने एक वीडियो में बोला था, मुझे प्राउड फील होता है कि मैं इंडिया में पैदा होता हूँ। यहाँ पे तो पर लोग ऐसे हैं कि अपनी औकात से ज़्यादा ये नहीं सोचते कि यार तुमने कुछ लेना है तो कोई नंगी पुंगी फोटो निकाल ले अपनी, वैसे ही मशहूर हो जाएगी। क्यों हमारे देश के फौजियों के बारे में आप हाय गलवान लिखते हो, हाय ये लिखते हो? अगर हाय गलवान लिखते हो तो चाइना में चली जा, चाइना में जाके वहाँ बैठ के लिखो हाय इंडिया, इतना शौक है। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगर ये ऋचा चड्ढा पाकिस्तान में होती तो उसने ऐसा लिखा होता है। ठीक है, अब तक तो इसके आर्मी तो चलो छोड़ो, लोगों ने ही चड्डे पाड़ देने थे इसके ऋचा चड्ढा के। तो ये लोग ना, अब मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है, तो लेकिन मैं मेरे को तकलीफ होती है इस चीज़ से कि यार तुम जो मर्जी करो। अब मुझे कोई मशहूरी लेनी होगी, साला मैं यहाँ पे नंगा होकर नाचना शुरू कर देता हूँ, मैं मशहूर हो जाऊँगा।
अगर मुझे मशहूरी लेनी है, मैं क्यों फौजियों को बोलूं, मैं क्यों अपने देश के खिलाफ बोलूं? 100 और जरिए हैं। तो ऋचा चड्ढा को अगर चाहिए था अपनी न्यूड पिक्चर वायरल करवा लेती, ठीक है, आप खुद ही डाल देती, मशहूर हो जाती। कुत्तों की तरफ अपना काम करो यार, तुम इंडस्ट्री में हो, इंडस्ट्री में अपना काम करो, ठीक है, मेहनत करो, आगे बढ़ो। किसी ने मना थोड़ी किया है, फिल्में बनाओ, किसी ने, ये थोड़ी है ऐसे ही कंट्रोवर्सी में आगे पंगे लेने हैं, बीच में आके जिस चीज़ का सलाह का नॉलेज नहीं होती, बैठ जाते हैं आगे टीवी चैनलों पे और नॉलेज होती है जीरो। मेरी एक आदत है, मेरे को जिस चीज़ पे नहीं पता होता मैं कभी नहीं बोलता उस चीज़ पे। क्यों बोलना है भाई? क्या चीज़ है ये? होती है सस्ती शोहरत लेनी। ये ऋचा चड्ढा जैसे हो गए, ये तापसी पन्नू जैसी होगी, फ्लॉप फिल्में बनानी, ठीक है, चलना नहीं है। और मैं ऐसी ऐसी बातें बोल सकता हूँ कि इनके बारे में भी, उसका क्या फ़ायदा? ये आप सब लोगों को पता है इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव करती हैं ये हीरोइन जो चलती नहीं है। तो ये बातें होती हैं यार, दुख होता है। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि यार चाहे आप जैसे मर्जी, आपको गवर्नमेंट के साथ 100 हो, आपके साथ कुछ आपके पास गलत हुआ है, लेकिन कभी आप ऐसी चीज़ को टारगेट मत करो जो आपका सर्वाइवल है। फौज, कंट्री हमारा सर्वाइवल है। बिना फौज, बिना कंट्री, बिना हम अपने देश के कहाँ जाएंगे? कहाँ जाओगे? जिसको मैं तो पहले ही बोलता हूँ, जिसको इस कंट्री से नफरत है, या इस कंट्री से लगता है कि मेरे को दुख मिलता है, तो वो जिस कंट्री में सुख मिलता है वहां जाके रह लेना। किसी ने मना थोड़ी किया है, तो उस कंट्री में रहे जाके, वहां पे उसको सुख मिलेगा। तो वहां बैठ के चाहे दूसरी कंट्री को गालियां देते रहो, इंडिया को देते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस थाली में बैठे हो उस थाली में छेद मत करो ना। उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए कभी भी। बंदे को गैरतमंद होना चाहिए, बंदे को छेद नहीं करना चाहिए। अभी तक हो चुकी होती, आईएसआई की ब्लैक वीगो आती, गाड़ी उठा के लोग ले जाते और बात कर लेते, मैडम क्या बात है, जरा हमें समझाइए। बिल्कुल सही है। बहुत क्रांति आ रही है दिल में आपके, हमें भी समझाइए जरा। तो पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान की सर मेजर गौरव सर बोल रहे हैं, चाइना में बोलते तो अब तक चाइना में उड़ा भी देते वो बोल के देखती। इनको बड़ा ये पता कि लोग फालतू की डेमोक्रेसी है, फालतू के बोलने की ना फालतू के लेते हैं, फालतू के नजायज फायदा उठाते हैं। पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता, भारत में ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस इज अ डेमोक्रेसी। यहां पे सिविल सोसाइटी बड़ी स्ट्रांग है। तो आप इंडियन आर्मी को कह सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स और सर्जिकल स्ट्राइक्स, आप ये कह सकते हैं कि बालाकोट में सिर्फ कुछ कौवे और कुछ कौवे मरे थे, कुछ पेड़ गिरे थे, आप कह सकते हैं। आप आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, बिल्कुल गलत है। लेकिन तो ये लोग क्या करते हैं, ऋचा चड्ढा जैसे लोग, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा उठा के, भारत का संविधान का फायदा उठा के, और जो भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसका इस्तेमाल करके फालतू की बकवास करते हैं। खैर, ऋचा चड्ढा ने उसकी अपॉलॉजी पेश करी। इन केस आई हर्ड इट वाज हार्डली एन अपॉलॉजी। अपॉलॉजी जो होती है अनइक्विवोकल होती है। यार उसने लिखा इन केस इफ आई हर्ट, अच्छा इससे अच्छा तो ना ही मांगती। और मैं आप सबको यही बोलूंगा कि आप ना जो ऐसे होते हैं, ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आपका ट्विटर हैंडल होगा, आपका यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि वहां पे जाके खूब ठोका करो ऐसे लोगों को। इफ आई इन केस इफ आई हर्ट्स, ठीक है, ये क्या मतलब हुआ? तुमने हर्ट किया है, तुमने हाय 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 गलवान बोला है, तो बायकॉट करना चाहिए साला इन लोगों को ना। इनका इलाज ये है, मैं ये नहीं कहता कि इनको मार दो काट दो, हमारी नेचर नहीं है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म है, हम हमारा जड़ें बड़ी मजबूत हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इनका बायकॉट करो, इनको खत्म करो, बात करने की जरूरत ही नहीं इन लोगों से। अपॉलॉजी किस तरीके से होती कि जी मैंने जो काम करा, मैं आई फील सॉरी फॉर दैट, आई एम अशेम्ड, और व्हाटएवर यू वांट टू राइट, आप ये प्रॉपर लिखिए। मेरे नाना 1960s के वॉर में उनको पैर में गोली लगी थी, वो पैराट्रूपर थे, मेरे मामा जी फौज में थे, फौज मेरे खून में है। डोंट गिव अस दिस नॉनसेंस, नोबडी बाइज दिस नॉनसेंस। ऋचा चड्ढा, किसी को 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है। जब जुत्तियां पड़ी तो फौज का सहारा लेके फौज बचना चाहती है कि मेरे नाना थे, मेरे, तो उनको अपने नाना को बोलती हाय नाना बोल। ये सब वही है ना, वही विक्टिम कार्ड प्ले करना बाद में, हाय मेरे नाना थे, हाय मेरे ये थे, मैं तो ऐसी हूं। तो तेरे को पहले अक्ल नहीं आई लिखने से पहले कि तू क्या लिख रही है क्या नहीं लिख रही? और तू मेरे को ये नहीं समझ आती, तू पॉलिटिकल बातों में
यार जहां पे तेरा कोई बात ही नहीं है, तू जाके वहां पे जो भंडपुना करना है, जो तेरी है, जो डांस वांस करना है फिल्मों में, वो कर, अपना पैसे कमा, खा पी ऐश कर। तेरे को क्या लेना देना फौज क्या बोल रही है, क्या इंडिया के मामले हैं। वहां पे तेरे को बोल रहा है तो अपना काम कर, जिसका काम उसी को साजे, ठीक है। दूसरा करे तो डंका बाजे। तेरा डंका इसलिए बज गया, तेरा बजना भी चाहिए, तेरे होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। नहीं यार, तेरे को कोई तकलीफ है तो तू बोल ना, तू अपने रख ले, चल ठीक है, ठीक है। उस मैटर पे बोल नहीं, साथ ही ना दे किसी का, न्यूट्रल ही हो जा, लेकिन भौंकना है। ठीक है, आज तक तो आपने नहीं बोला कि मेरे नाना जी फौज में थे। कौन सा इंटरव्यू जहां पे आपने बोला है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग फ्रॉम अ फौजी फैमिली? ये सब के सब विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले लोग हैं, सब के सब। 2 मिनट में प्रेशर आया, इनका गला सूख जाता है विक्टिम कार्ड प्ले कि नहीं मेरे तो ये, मेरा तो ये, मेरा कुछ नहीं तुम्हारा। यार तुमने आज तक तो बोला नहीं, आज तक तुमने एक्नॉलेज करा है यू क्लेम टू बी फ्रॉम अ फौजी फैमिली, यू वांटेड टू बी वेरी स्मार्ट। अब लोग कह रहे हैं कि मुझे लोग कह रहे हैं मेरे साहब आप भी हैशटैग चलाइए कि यू नो बैन योर बॉयकॉट फुकरे 3 और व्हाटएवर दैट मूवी इज, आई डोंट नो व्हाट, फुकरे 3 और व्हाटएवर इट्स कमिंग आउट। सो आप इसको मतलब, यार देखो मैं ऐसा हैशटैग वैशटैग चलाता नहीं हूं, इट इज नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट। मुझे बुरा लगा, मैंने बोल दिया, ठीक है। लोगों ने केस फाइल करें उसके खिलाफ, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। मैं तो कोई नहीं होता, वो कानून करेगा जो भी करेगा, और लोग करेंगे लोगों को। बट देखिए ना, ये सब चीजें यू शुड अवॉइड, जिस बारे में अकल नहीं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दीज गाइज, मेल एंड फीमेल बोथ, मैं सिर्फ फीमेल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेल और फीमेल की बात कर रहा हूं जो बॉलीवुड में है। ये गुची वर्साचे, आप लोग यहीं तक महदूद रहिए, आप ना ज्यादा दिमाग इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि उस कमरे में कोई है नहीं, उस कमरे में कोई रहता नहीं है। डोंट यूज योर ब्रेन, यू स्टिक टू ब्रांडेड क्लोथ्स एंड स्माइलिंग एंड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। डू दैट, don't get into serious stuff. You'll embarrass yourself. Not that you have any shame left, but you'll embarrass yourself. Why do you want to embarrass yourself? ये आप यहीं तक रहिए ना, फेंडी, गुची, वर्साचे, ये यहीं तक। इसके आगे बुद्धि नहीं है, बात मत करो। और ये रेवोल्यूशन लाने की चीजें तो छोड़ ही दो यार, ठीक है। कंफर्टेबली बैठ के एसी के कमरे में ये लोग क्रांति की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं, और वही थके पुराने चेहरे आपको हर जगह दिख जाएंगे। शाहीन बाग से लेकर हर एजिटेशन में वही पुराने चेहरे, क्योंकि काम है नहीं इनके पास। आपने कभी देखा है शाहरुख खान को, सलमान को, आमिर खान को? आमिर खान तो खैर कभी कभी वो हवा में फायर कर देता है, बिकॉज उसको भी अपने इंटेलेक्चुअल होने की बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन आप कभी कभी नहीं देखा होगा शाहरुख के सलमान को ऐसी बात करते हुए। आपने कभी नहीं देखा होगा अजय देवगन, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार को ऐसी बात करते हुए। दे डोंट टॉक। रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, दे डोंट टॉक। इवन द एक्ट्रेसेस। दीपिका एक बार गलती से चली गई थी, बेचारी फंस गई जेएनयू जाके, ऐसी हवा टाइट करी लोगों ने कि उसके बाद जेएनयू का रास्ता ही भूल गई वो। कटरीना कैफ और हु दीज एक्ट्रेसेस आर, मतलब मुझे 5, 6, 7 नाम पता है इंडस्ट्री के, मैं ज्यादा फिल्में देखता नहीं। ये सब इनकी, अब ये कभी कमेंट नहीं करते ऐसे, कभी वंस इन अ वाइल को हो गया, ये कभी कमेंट नहीं करते। ये जो थके हारे हैं, जो लूजर्स हैं, you know, who have no future in the film industry, who have done absolutely nothing, कभी काम मिल गया तो मिल गया, वो अपने रेलेवेंस के लिए उछलते रहते हैं। तो भैया आपको जो करना है आप करो, ठीक है, आपको जो करना है करो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। बट यार प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, फौज को बख्श दो यार, फौज को बख्श दो, हमारे शहीदों को बख्श दो, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये तो बात हुई ऋचा चड्ढा की, और जो ऋचा चड्ढा ने फालतू की बकवास करी थी उसकी। अब पाकिस्तान में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, वो बन गए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, और आसिम मुनीर साहब लेफ्टिनेंट जनरल बन गए आर्मी चीफ पाकिस्तान के। ये खबर तो आप सुन ही चुके होंगे कल। इस खबर के पीछे भी एक खबर है, और मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। काफी हिंदुस्तानियों को इसके बारे में पता नहीं है, पाकिस्तानियों को तो खैर पता ही है, उनके ऊपर तो ड्रामा हो ही रहा है, वो तो सर्कस का एक अहम हिस्सा है। हुई बात ये कि जो आसिम मुनीर हैं, आसिम मुनीर इज बेसिकली, ये पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस में हुआ करते थे, और ये बाजवा साहब के खास हैं। ये डीजीएमआई थे, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस, बाद में ये डीजीआईएसआई बने, ठीक है। ये आईएसआई के चीफ बने, और जब ये आईएसआई के चीफ बने, इन्होंने इमरान खान से एक मीटिंग की दरखास्त करी
कि प्राइम मिनिस्टर साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूं। डीजीआईएसआई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करता है। लॉयल्टी जाहिर सी बात है आर्मी चीफ के साथ है, क्योंकि उनको वापस तो 2 साल 3 साल के बाद वहीं पे आना है, इज टू कम बैक। आसिम मुनीर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, डीजीआईएसआई उस जमाने में, इन्होंने इमरान खान से बोला कि खान साहब उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो बोला कि जनाब मैं आपसे मिलना चाहता हूं। खान ने बोला आ जाओ। डीजीआईएसआई सामने बैठा, खान इधर बैठा, दुआ सलाम हुई। बोलिए मुनीर साहब क्या चाहते हैं आप? बोला प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसा है कि मेरे पास खबर यह है कि आपकी वाइफ जो है बुशरा बीबी, वो करप्ट हैं, वो भ्रष्ट हैं, वो पैसा खा रही हैं, फराह गोगी के थ्रू पैसा खा रही हैं। दोस्तों याद है ना फराह गोगी जो $90,000 का बैग लेके भागी थी और जिसने खान के लिए घड़ियां बेची थी। हमने एक एपिसोड में जो घड़ी चोर की घड़ी जिसने बेची थी, पेन वेन बेची थी बाहर जाके, फराह गोगी, वही फराह गोगी, यस सेम लेडी। तो उसने बोला कि साहब हमारे पास पूरा प्रूफ है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारे पास सब कुछ है कि खान साहब आपकी बीवी द फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान जो आपकी वाइफ है वो चोर है, उसने अरबों रुपए का गबन करा है और आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं ये मेरे पास प्रूफ है और ये सब है, दुनिया भर की चीजें उन्होंने दिखाई खान को। खान का गला सूख गया। अच्छा उस जमाने में खान तो लाडला हुआ करता था एस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तानी फौज का लाडला था, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने ही इसको जन्म दिया था। इसकी पैदाइश पाकिस्तानी फौज से है, इमरान खान की। तो इमरान खान का लाडला था, इमरान खान को पकड़ के ले आया और बोला कि हम तुम प्रधानमंत्री बना देंगे, इसको प्रधानमंत्री बना दिया। अब सबके सामने आपने इमरान खान का इस्तेमाल करा नवाज शरीफ को ठिकाने लगाने, उसको निकाल दिया आपने। अब भाई साहब जब इमरान खान प्रधानमंत्री बन गया तो आप उसको निकाल थोड़ा ना सकते हैं कि तुम्हारी बीवी चोर है, वरना लोग कहेंगे फौजियों से यार तुम लोग पागल हो, कभी तुम इसको हटाते हो, इसको लगाते हो, फौज की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। क्योंकि फौज ने करोड़ों रुपए इस पर लगा दिए थे और जोड़ तोड़ करके किसी तरीके से इसकी सरकार बनाई थी। इमरान खान को आ गया गुस्सा, क्योंकि आसिम मुनीर ने उसकी बीवी को उसके मुंह पर चोर कह दिया, बोला कि तेरी बीवी चोर है और ये प्रूफ है, ये पैसा खाती है और अपने दोस्त के थ्रू पैसा खाती है। तो इमरान खान तो अपने आप को साफ बताता था सबके सामने, नवाज शरीफ डकैत है, ये डकैत है, वो डकैत है, बस मैं ही सादिक और अमीन हूं, मैं ही साफ हूं। और आईएसआई को यह पता लग गया कि असल में इमरान खान भी बहुत बड़ा चोर है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं खाता, अपनी बीवी से खाता है। उसकी बीवी लोगों से पैसे पकड़ती है ट्रांसफर पोस्टिंग में और 10 और चीजों में पैसे पकड़ती है। वो आसिम मुनीर को इमरान खान ने जनरल बाजवा के ऊपर प्रेशर डाला और उसको निकाल दिया। आई थिंक 8-9 महीने ही रहे थे वो, मेरे से, आई कुड बी रॉन्ग, बट आसिम मुनीर साहब सिर्फ 8-9 महीने डीजीआईएसआई रहे, साल से कम रहे, इतना मुझे पता है। और उनको निकाल के फेंक दिया बाहर और बोला कि नहीं ये आदमी गलत है, इसको निकालो, इसको। खान पीछे पड़ गया, बच्चों जैसी जिद तो करता ही, वो सड़क पे लेट गया वो। अब फौज क्या करती, फौज ने चेंज कर दिया और बन के आ गया उसके बाद फैज हमीद, जो इमरान खान का खासुल खास था। अच्छा ये फैज हमीद से मेरे को याद आई है, इनके ना आपको शायद खबर मिल गई होगी, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। इनके ना 6 नाम दिए थे कि इनमें से कौन आर्मी का चीफ बनेगा। तो ये जो फैज हमीद जिसकी आप फोटो देख रहे हो, ये रिटायरमेंट ले रहे हैं। 3 बंदे आए हैं जो पहले ही रिटायरमेंट ले रहे हैं। ऐसे रो रहे हैं जैसे ना भी हमें चीफ नहीं बनाया तो हम रिटायरमेंट ले रहे हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं जो मेरे को लगता है। एक तो ये है कि हरामीपुना तो इन्होंने भी किया हुआ है। अब इनको लगता है कि अगर फौज में रह गए तो कोर्ट मार्शल ना हो जाए, लोग हमें गंदा ना करें, इसलिए रिटायरमेंट लो। अब चीफ तो बनना नहीं है इन्होंने, ठीक है, अब तो बन गया वो, ठीक है, मुनीर बन गया आप चीफ। अब इनका नंबर लगना नहीं है, तो ये चोर है, ये जिसकी शक्ल आप देख रहे हो इसकी, ठीक है। ऐसे 2-3 और हैं, ये इनका भी नंबर लगा हुआ था कि ये भी बन जाए। ये भाई अब प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले रहे हैं फौज से, अब ये भाग जाएंगे पाकिस्तान छोड़ के। अब इन पैसा पूसा इन्होंने इकट्ठा कर लिया होगा, अब ये खिसकने के चक्कर में है। तो ये मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ, ये लेटेस्ट न्यूज़ है। और इमरान खान की बीवी ने उसके बाद खूब चोरियां करी, जबरदस्त चोरियां करी। उसके बाद ये घड़ी वड़ी बेची, पता नहीं अभी तो और निकलेगा क्या क्या नहीं बेचा होगा इमरान खान ने, ठीक है। इशू ये हो गया कि उसको कोने कर दिया इमरान खान ने। अब इमरान खान की चली गई कुर्सी, अप्रैल में इमरान खान की कुर्सी चली गई और शहबाज शरीफ बन गया प्राइम मिनिस्टर। सोचिएगा, कड़ी देखिए आप, इमरान खान की कुर्सी गई, शहबाज शरीफ बन गया प्राइम मिनिस्टर।
और आर्मी चीफ के बारे में अफवाह गर्म होने लगी, कौन बनेगा कौन बनेगा, जनरल मुनीर बनेगा, जनरल मिर्जा बनेगा या फैज हमीद। और इमरान खान ने 100 बातें झूठ बोली कि मुझसे बिना पूछे कैसे बना, जबकि इमरान खान आज की तारीख में ही इज जस्ट अ कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उसके ऊपर 5 साल का बैन लगा हुआ है, ना वो चुनाव लड़ सकता है, ना कोई सीट अपने लिए वो कर सकता है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है पाकिस्तान का, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बोलते हैं वहां पे पाकिस्तान में, वो कुछ नहीं। लेकिन मैं इमरान खान हूं, लोगों को सड़क पे ले आया, ब्लैकमेल करने लगा सरकार को, सब कुछ करा इमरान खान ने, और भारत के लिए बहुत अच्छा था इमरान खान। प्रॉब्लम यह हो गई। अच्छा, मैं इमरान खान का भी एक बता दूं आपको, लोगों को शायद आपको पता ही होगा, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बोल देता हूं। इमरान खान का होगी हवा ठुस, ठीक है, उसके धरने के भाड़ में खत्म हो गया। ये होता है, ये जो पीटीआई के समर्थक थे ना, जो पोरकी हैं, पोरकी ध्यान से सुनो, हम हिंदुस्तानी कब से बोल रहे हैं कि इन तिलों में तेल नहीं है, ना तुम्हारे तिलों में तेल है, हम ये कर देंगे, हम इस्लामाबाद बंद कर देंगे। और रात को गया उसने कल, ठीक है, कल परसों धरना किया अपना, थोड़ा धरना क्या किया, बस कुत्तों की तरह वही रिपीट है बातें की, और एंड में जाते जाते बोलता है हम असेंबलियों से इस्तीफा दे। ओ, असेंबलियों से इस्तीफा देना था साला 6 महीने पहले दे देते, इतना कुत्तखानी करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उसके अब उसको पता है कि अब कुछ नहीं कर पाएगा वो। और उसकी जो आए थे ना, रैली में आए थे, वो मुश्किल से 10-15 हजार बंदे आए थे, ठीक है। अब हो गया इमरान खान की हवा टाइट, ये असेंबलियों से या तो पंजाब या केपी के में से देंगे, और इसका बेड़ा गर्क हो गया है, ठीक है। तो ये अब दोबारा पीएम नहीं बन पाएगा, ये रिटर्न ऑन द वॉल हो गया। मेरे को दिल से भी अफसोस हुआ कि जैसा हम चाहते थे कि ये साला वहाँ पे इस्लामाबाद की तरह जाए, वो वहाँ धरना दे, लेकिन साला हम ना, पता क्या, हम भोले लोग हैं, मैं भी भोला हूँ बीच में, मेरे को समझ नहीं आई कि साले ये तो डरपोक लोग हैं, डरपोक कौम है, ठीक है। इनके बस का कुछ नहीं है, बड़े मना लो इनके जितनी मर्जी, कर कुछ नहीं सकते ये। इमरान खान क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं, उसको पता चल गया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, होगी इसकी कहानी खत्म, जीरो हो गया। अफसोस हुआ मेरे को, साला ये काम तो कर देता है इमरान गांडू, जो चाहे पीएम ही बन जाता यार, जैसे हम सब बोलते हैं कि हमारे लिए अच्छा था, वो पीएम ही बन जाता। साले इंडिया हमारा ना, साले ऐसे सूरों पे दाल लगा लेते हैं लोग, घोड़ों पे लगाते हैं, हम सूरों पे लगा लेते हैं। मेजर गौरव सर ने भी दाल लगाया था, दौड़ लगाया था ना उस पे, इस सूअर पे, इमरान पे, कि इसको फंड करो, जीतेगा। हो गई उसकी हवा टाइट, हो गया खत्म कहानी, उसको खा गया वो फंड सारे के सारे, बैठ गया घर जाके बस। कि नवाज शरीफ ने एक बंदे को बात बोली, और नवाज शरीफ ने उस बंदे को क्या बोला लंदन में? यह बोला कि अगर बीमारी इमरान खान है तो उसका इलाज आसिम मुनीर है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आसिम मुनीर, इमरान खान ने उसको जलील करा था, इसको निकाला था एसडीजीआईएसआई, इसने इसको बाहर कर दिया था, इसका करियर बर्बाद कर दिया था। वही आसिम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ बन रहा है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने साइन कर दिया है, सब कुछ हो चुका है, अब वो इमरान खान को ठिकाने लगाएगा। यह बात है दोस्तों। इमरान खान की बीवी निकली चोर, आसिम मुनीर ने पकड़ लिया, इमरान खान ने उसको आउट करवाया, आसिम मुनीर वापस आया, इमरान खान तब तक आउट हो चुका था, अब यह इमरान खान की ताबूत में कीलें ठोकेगा। और यही नवाज शरीफ की स्ट्रेटेजी थी कि अगर बीमारी इमरान खान है तो उसका इलाज आसिम मुनीर है, और आसिम मुनीर आ जाएगा 29 तारीख से इमरान खान का इलाज करेगा। अच्छा दोस्तों, और भी चीजें हैं 2-3 मैं आपको बताना चाहता हूं। पाकिस्तानियों का, कई पाकिस्तानी थे जो इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान हमारी जान, इमरान खान फलाना, इमरान खान ढिमका, खूब। जब से आसिम मुनीर का डिक्लेरेशन हुआ है कि वो आर्मी चीफ बनेगा और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने उन ऑर्डर्स पे साइन कर दिया है, ये लोग पलट गए भाई। ये जो ट्विटर पे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ये जो ट्विटर पे जाके गालियां देते थे, ये जो ट्विटर पे जाके रोज फौज को गालियां देते थे, आज की तारीख में ये तलवे चाट रहे हैं आसिम मुनीर के, क्योंकि इनका नया बाप आ गया है यार, इनका नया बाप आ गया है। तो बड़े बड़े लोग जो लंदन में बैठे हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, अगर वो सुन रहे हैं
और देख रहे हैं, उनको पता है मैं किसके बारे में। लंदन का कहते हैं या मदरसा शाह बड़े लगे हुए थे यूट्यूब पर और की जो 4 दिन का शेव नहीं बनाते है ना, ऐसी दाढ़ी होगी रहती है वो। समझ गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये लोग, ओ आसिम मुनीर इज सच अ प्रोफेशनल, आसिम मुनीर इज दिस, आसिम मुनीर इज दैट। यही लोग कह रहे थे फैज हमीद को बनना चाहिए आर्मी चीफ। अब इनका नया बाप आ गया तो इनका गला सूख गया। अब बेटा तुम्हारा बाप ना तुम्हारी क्लास लेगा, सवेरे पीटी करवाएगा तुमसे, रुक जाओ 5 बजे उठ के। अभी होने वाला है देखना पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानीज विद इन द सिस्टम दे आर वेरी विंडिक्टिव, दे आर एक्सट्रीमली विंडिक्टिव पीपल। अपने छोटे छोटे बदले निकालना, 3-5 करना, ये दिस इज अ नेशनल कैरेक्टरिस्टिक। ये होने वाला है पाकिस्तान में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हुई पाकिस्तान की बात। मेरी एक और खबर मैं आपके सामने लेकर आता हूं और आप जरूर ये सुनिएगा, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो दोस्तों ये जो जनरल द्विवेदी है, नदर आर्मी कमांडर, उन्होंने जो रिमार्क्स करे थे, आईएसपीआर बड़ा दुखी हो गया और आईएसपीआर ने ट्वीट पे ट्वीट ये पूरा पाकिस्तानी फौज तो ट्विटर पे ही चल रही है, ठीक है। तो ये हम दिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पत्थर का जवाब ईंटे से देंगे, ईंटे का जवाब पहाड़ से देंगे, पहाड़ का हम आसमान से देंगे। ये सब बकवासबाजी आईएसपीआर ने शुरू कर दी, ठीक है। इंडिया से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। देखिए भारत को जब कुछ करना होगा भारत कर देगा, पर आईएसपीआर कल बड़ा दुखी हो गया। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं आईएसपीआर ने बोला क्या। ये बड़ी जरूरी है ये बातें, और बड़ी मजेदार भी हैं दोस्तों, आप ये देखिएगा। ये दोस्तों ये डीजी आईएसपीआर का स्टेटमेंट है। टेकिंग कंट्रोल ऑफ पार्ट्स ऑफ आजाद कश्मीर इज एन एप्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियन आर्मीज डिल्यूजनल माइंडसेट। पार्ट्स ऑफ आजाद कश्मीर नहीं बोला, पूरा पीओके और पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान बोला था नदर आर्मी कमांडर ने। एक तो तुम लोगों को ये नहीं पता कि हम लोग क्या लेने वाले हैं तुमसे, फिर कहोगे बाद में साजिश कर दी। कोई साजिश नहीं है यार, मुंह पे बोल रहा है आर्मी कमांडर, हो भी जाएगा ये। The unwarranted statement of a high-ranking Indian Army officer concerning Azad Jammu and Kashmir is an apt manifestation of Indian Armed Forces' delusional mindset and showcases the vivid imprint of domestic political showboating on Indian military thought. Achha, this is the sum total of all the English that the Islamic Republic of Pakistan knows. Now, इससे ज्यादा अंग्रेजी वहां पे नहीं, इन्होंने सारी इकट्ठा करी, सब खोला, आसिम भाई आप भी आ जाओ, शहबाज भाई आप भी आ जाओ, सबसे इकट्ठा करके जो 4-5 शब्द थे उनको जोर मड़ोर के ट्वीट बना दिया। इसके ज्यादा इनके बस का नहीं है। डिल्यूजनल में, इसमें डिल्यूजनल क्या, हमारे पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन है यार, इसमें आर्मी कहां से डिल्यूजनल हो गई। हमारी पार्लियामेंट ने बोला है आपको वापस लेना है, जब वक्त होगा हम वापस ले लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो बड़ा चिढ़ गए। लेकिन दोस्तों जब हमने 370-35 से भी हटाया था तब भी इनका सारा अटैक ट्विटर पे ही था। अब पाकिस्तानी फौज, आपने देखा ना बाजवा कितना बड़ा चोर निकला। हम तो कह रहे थे, मैंने खुद बोला था बाजवा इज स्टेट्समैन लाइक इन हिज कंडक्ट और ये वो दुनिया भर की चीजें, मैंने कितनी तारीफ करी बाजवा की, लेकिन एंड में क्या निकला, चोर। फिर तो ये लोग क्यों लड़ेंगे भारत से यार, ये क्यों लड़ेंगे भारत से, ये भारत से क्यों लड़ेंगे, इनके धंधे रुक जाएंगे भारत से लड़ेंगे तो। ये लड़ना वड़ना नहीं चाहते, इसलिए तो हाफिज सईद पाल रखा है इसने। मौलाना मसूद अजहर क्यों पाल रखा है, इसीलिए पाल रखा है जी भारत से न लड़ना पड़े और हम लोग अपने धंधे करें। ये प्लॉट घेरते हैं। ये देखिए जनरल बाजवा की प्रॉपर्टी की लिस्ट, ये देखिए। और भाई अगर भारत से कोई लड़ेगा तो इतनी प्रॉपर्टियां कैसे बनाएगा। और आखिरी में शहबाज शरीफ जा रहे हैं टर्की, पहुंच भी गए होंगे इस बार बड़ा वाला कटोरा लेके। अब किसी ने अंदर पाकिस्तान में बात करी होगी कि भाईजान 3-4 महीने हो गए, अब तो गए नहीं टर्की, अब टर्की को दोबारा जाना है, भीख मांगनी है टर्की से, और टर्की के पास भी नहीं है पैसा। लेकिन ये फिर गए वहां पे कि हम लोग दोनों मुसलमान मुल्क हैं और मुसलमान होने के नाते आपको हमारी मदद करनी चाहिए, यही कहने के लिए वहां पे गया। और नेवी के लिए कुछ बोर्ड शोर्स बनाई हैं उन्होंने, जो टर्की ने बनाई हैं उसको लेने के लिए, बट असल में गया भीख मांगने के लिए, क्योंकि नेवी की बोट के लिए भी इनके पास पैसा तो है नहीं। ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान उनको पैसा दे रहा है, कुछ हार्ड कैश दे रहा है, हार्ड कैश है नहीं इनके पास। टोटल इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $7.9 बिलियन। 7.9 बिलियन US से ज्यादा इनके पास पैसे नहीं है। सो दैट इज द सम टोटल ऑफ व्हाट दीज पीपल आर डूइंग। शहबाज शरीफ गया टर्की भीख मांगने के लिए, कुछ ना कुछ लेकर आएगा। मैं आपको बता रहा हूं ये बंदा खाली हाथ नहीं आता, कुछ ना कुछ लेकर आता है। या तो पाकिस्तान के लिए लेकर आएगा या अपने खानदान के लिए लेकर आएगा, कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएगा। ये प्रोफेशनल भिखारी है। तो दोस्तों यहां पे वीडियो खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं करा हो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत
भूलिएगा। जय हिंद। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। मैं थोड़ा सा भूख लगी हुई थी, सुबह का कुछ खाया नहीं था, सॉरी। बीच में डिलीवरी आ गई तो मैंने कहा चलो खा ही लूँ, सॉरी इसके लिए। अच्छा, जो लास्ट में मेजर गौरवार सर बात कर रहे थे ना, उन्होंने ट्वीट किया हमारे जनरल साहब के उसके बाद पुरखियों को ना ये समझ नहीं आती, कितनी बार बता चुके हैं कि हमारा रेजुलेशन है पार्लियामेंट में कि हमने पीओ के जीबी वापस लेना है। तो उनको ये नहीं समझ आती, डिल्यूजन है, ये है, ऐसे ही बोल रहे हैं, कर रहे हैं। और पुरखियों, हम ऐसे नहीं बोल रहे, ठीक है। और हमारी जो पार्लियामेंट बोलती है, जहाँ हमारा कोई हमारा जो पॉलिटिशियन, तकड़ा पॉलिटिशियन है या डिप्लोमेट है, अगर कोई बोलता है तो बकवासबाजी नहीं मारता, उसके मतलब होते हैं। कई पुरखे ऐसे निकाल देते हैं इनके इलेक्शन आने हैं, वो इलेक्शन तो 2024 में है, वो चीम चू हो गया, वो लटर पटर में और भी हैं कई पुरखी। ये तो जी इलेक्शन आने हैं उनके तब। अबे अभी 24 में आना है जाके इलेक्शन, वो भी मिड में, तो 1.5-2 साल पहले ही कर देंगे, ऐसा बोलना शुरू कर देंगे। और मैं आपको इस बात बता देता हूं, अगर कई भाई लोग कह रहे हैं कि 24 से पहले ले लेगी। अगर 2024 से पहले नहीं हम जीबी पीओ के लेते ना, पीओ के सॉरी, जीबी तो बाद में है, मैं कितनी बार बता चुका हूं कि जीबी हम अभी नहीं ले रहे, पीओ के लेंगे पहले। तो मैं आपको इस बार बता देता हूं, इस बार के मैनिफेस्टो में लिखा जाएगा पीओ के वापस होगा। अब देख लेना, ये गवर्नमेंट लिख के देगी कि हम पीओ के वापस लेंगे जो नेक्स्ट 10 ईयर होगा, पक्का। अगर इनका अभी गेम प्लान कुछ बन गया तो अलग बात है, ठीक है। अगर नहीं बना तो अगले मैनिफेस्टो में बीजेपी गवर्नमेंट ये लिखेगी कि पीओ के वापस लेंगे हम, जैसे 370-35 सेट आएगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल होता है इंडिया का भी, नो डाउट ये पॉलिटिकल, लेकिन ये उस वक्त होगा। पोरकी समझ रहे हैं कि अभी से इन्होंने ना शुरू कर लिए इलेक्शन की तैयारियां। पोरके अभी से नहीं होती, हमारे 6 महीने पहले या पहले स्पीचेस जो होती हैं 3 महीने, उसको हम मान लेते हैं कि ये पॉलिटिकल हो सकती है। लेकिन पोरके एक बात याद रखना, वो स्पीचेस जो होती है ना पॉलिटिकल, जो जाके जब पॉलिटिशियन अपने धरने वो करते हैं, रैलीज वगैरह करते हैं, तो उसमें जो बोलते हैं ना, उनको वो पूरा करना पड़ता है, नहीं तो अगली बार इतनी जुत्तियां पड़ेंगी ना, भाई पिछला नहीं पूरा किया तुमने वादा। बीजेपी ने वादा किया था कि 335 से हटाएंगे, मैनिफेस्टो में लिखा था, कर दिया। अगर ना करते ना तो जो 24 का इलेक्शन है, जो अभी ये 300 प्लस या 300 सीटें लेके बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, आधी में ना मिलती। तो ये काम करते हैं पॉलिटिकल, चाहे स्टेटमेंट देते हैं, ये सोच समझ के बोली जाती है। इंडिया में चाहे कांग्रेस हो कोई भी हो, वो उतनी ही चीज़ बोलती है जितनी वो काम कर सकेगी। हाँ, ये नहीं मैं कहता कि 100% काम कर देती हैं, लेकिन उनकी रेशियो 50% से ऊपर होती है। अगर उन्होंने 100 चीज़ें बोली हैं, 50 कम से कम 50 तो उनकी पूरी करते ही करते हैं, मिनिमम। 60 भी कर जाए, 70 कर जाए, वो अलग बात होती है, ठीक है। तो बुरक्यों, और तुम्हारी जो आर्मी है ना, अजीम आर्मी, ये ट्विटर पे ही बोलेगी। जैसे 370-35 से हटा था तो ट्विटर पे ही रह गए थे तुम लोग, ऐसे ही बोलते रह जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें उस दिन खबर मिलेगी दूसरे दिन उठ के कि इंडिया पीओ के ले गया। इतनी सी पट्टी है, इतनी सी, मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ, छोटी सी पट्टी है, वो ले लेनी हमने। फिर जीबी की तैयारी करना, हो सकता है जीबी ना उड़ा दें ये अगले मैनिफेस्टो। अगर इन्होंने इस बार पीओ के ले लिया ना, कर लिया, वैसे मेरे को उम्मीद सिर्फ 2% ही है, 5% से कम है, लेकिन अगर इन्होंने कर दिया तो अगले मैनिफेस्टो में जीबी लिख देंगे, वो 2030 से पहले जीबी ले देंगे। ये पूर के याद रखना, और तुम्हारी फौज कुछ नहीं कर पाएगी। और बाकी मेजर साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। आप लोगों से कहता हूँ, हमेशा ना देश के बात रिलेटेड होती है, रीचा चड्डा हो गया या कोई भी बंदे है, आप भी हो, तो आप थोड़ा ना सोच समझ के, अगर नहीं बोलना तो मत बोला करो, छोड़ दे करो, उस चीज़ को बोला मत करो। मैं भी नहीं बोलता यार। तो देश के हक में जो देश के खिलाफ है चीज़, देखो पता क्या होता है, आप अपनी बेइज्जती खुद करवाते हो अगर आप गलत चीज़ें बोलते हो। आप बाहर जाओगे, आप बोलोगे कि मेरा देश ऐसा है, मेरा देश, लोग फिर आपको भी उसी नज़र से, आपको ये नहीं सोचते कि आप बड़े एंजल हो। आप भी वो बंदा मेरे जैसे के सामने आके, सपोज करो मैं पार्ले मुल्क का हूँ, मेरे सामने कोई इंडियन आके, मैं एग्जाम्पल पे तौर के लेके दे रहा हूँ,
मैं बैठा हूँ वहाँ पे, एक इंडियन आता है, ठीक है, आके बोलता है हमारी फौज ऐसे करती है, हाँ हाय गलवान लिख दिया या कुछ ऐसा, मेरे को आके सामने मेरे को पेश करता है अपने आप को, तो मैं उसके बारे में मेरा पता क्या होगा कि ये बंदा भी उसी डीएनए का ही है। तो तू यहाँ से आया, तू मैं नहीं बन गया, तू वही है, इंडियन ही है, ठीक है। तो अपनी बेइज्जती तो करवाते करवाते देश को भी लेट डाउन करवाते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे काम मत करो अपने। अगर आप फौज में हो या आप पॉलिटिशियन हो, आप किसी और, उसी के रिलेटेड आपको उसी लाइन पे चलना चाहिए, उसी के रिलेटेड बात करनी चाहिए। जैसे मैं यूट्यूब चलाता हूँ, ठीक है, मेरा अपना प्रोफेशन है, प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा प्रोफेशन है, ठीक है। जब मैं वहाँ पे बैठा होता हूँ ना, तो मैं कभी भी, ठीक है, ये बातें नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे मेरा प्रोफेशन वही है, मैं वही चीज़ें बातें करता हूँ। हाँ, वहाँ पे कोई देश के या कुछ करते हैं हम बातें, तो मैं वहाँ पे भी यही बातें बोलता हूँ कि यार अपने देश के खिलाफ बोले कि खाओ पियो ऐश करो, तुम्हें क्या लेना देना क्या हो रहा है, ठीक है। तुम टैक्स भरो, देश के जो इतना कमाते हो टैक्स भरो, अपना काम खत्म, तुम्हारे को क्या लेना देना कौन क्या कर रहा है। अगर मैं यूट्यूब पे बैठा हूँ तो मैं कभी भी अपनी वो चीज़ें नहीं छेड़ता, मैं अपनी ये चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि मेरा ये जियो पॉलिटिकल पे इंटरेस्ट है। पाकिस्तानियों को ठोकना, पाकिस्तानियों से आपको बताना है, ठीक है, मेरे देश को एकजुट करना, ये मेरा यहाँ पे यूट्यूब में, ये आप कह सकते हो कि ये मेरी प्रोफेशन नहीं कह सकते, क्योंकि मेरे को पैसे का नहीं है, मेरे को ये है कि देश को एकजुट करना है। तो आप ये सोचते हैं मेरी लगन है या मेरी इच्छा है, इसलिए मैं बैठा हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं नहीं सुनता ऐसी चीज़ें। अगर मेरे को लालच होता है व्यूअरशिप बढ़ानी होती है, तो भी मैं कोई कंट्रोवर्सी डाल दूँ, आज डाल दूँ, कल डाल दूँ, तो ये लाखों में ले जाऊँ व्यूज़, लाखों में सब्सक्राइबर आ जाए, उसका क्या फ़ायदा यार, उस चीज़ का क्या फ़ायदा। मोटिव ही नहीं है मेरा, मोटिव यहाँ पे कुछ और है, मैं मोटिव से हिलता नहीं। अब फिल्म इंडस्ट्री वालों का मोटिव है फिल्में बनाओ, ठीक है, भंडपुना करो, नाचो गाओ ऐश करो, गुच्ची फेंडी डालो, शोज में जाओ, अपने काम खत्म। तुम्हारा जियो पॉलिटिकल से या फौज से तुम्हारा उनसे क्या लेना देना, टैक्स भरो अपना इंडिया के साथ, काम करो बस, ठीक है, ओके। तो ये बात होती है। मैं इस बात का, इसलिए मैं इंटरनल मामलों पे जो लोग बोलते हैं मैं बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी दुख होता है कि यार जब मेजर गौरव सर बात करते हैं तब मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं मेजर गौरव सर को एडमायर करता हूँ, तब मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं भी नहीं इंटरनल पे बोलता। आपको देखा ही होगा मैं इंटरनल मामलों पे ज़्यादा देता नहीं हूँ कमेंट, ठीक है, और मैं ना सुनना चाहता हूँ कोई इंटरनल मामलों पे दे। जिसका प्रोफेशन है अगर वो दे रहा है तो उसको हम काउंटर कर सकते हैं, रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी लाइन ही नहीं है वो दे, तो फिर गुस्सा आता है उस चीज़ पे भी, यार तुम्हारी लाइन ही नहीं है वो। अब यूट्यूब पे मेरी ये लाइन है, ठीक है, मेरे को यही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं बात करता हूँ और उसके बारे में पढ़ता हूँ। मैं आके बकवासबाजी ऐसे नहीं छोड़ता कोई भी चीज़। कई आपको यूट्यूबर मिलेंगे, आपको दिखाते रहते हैं फैक्ट्स, क्योंकि उनका प्रोफेशन है, उनके पास टाइम है भाई, उनके पास 24 घंटे हैं, वो 24 घंटे में वीडियो बनाने में आपको पता होगा कि बहुत टाइम लगता है। मेरे को ये बनाने में भी मैंने आपको कितनी बार बोला कि मैं एक दिन में दो तीन वीडियो इकट्ठी बना लेता हूँ, इसलिए मैं पीछे चलता हूँ। लेकिन अगर मेरे को लालच हो ना, मैं एक दिन में 4 वीडियो बनाऊँ, अपना काम छोड़ दूँ, लेकिन मेरा वो काम मेरे को अगर पैसे यहाँ से, मेरे को पता है ये पैसे कमाने का भी अच्छा जरिया है, लेकिन मैं यहाँ से मैंने इसको सोचा नहीं होगा, जो हो रहा है वो होता रहे, थोड़ा बहुत जितना टाइम। आपको मैं बता देता हूँ, मेरे घंटों की बहुत बड़ी कीमत है जो मैं बाहर से कमा रहा हूँ प्रॉपर्टी में से, ठीक है। तो उसमें से अगर मेरे घंटे काउंट करना शुरू करोगे ना कि एक हर घंटे इसकी कितनी कमाई है, आप सोच भी नहीं पाओगे। मैं आपको ये अपने अंदर की बात बता रहा हूँ। मैं ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको फुकरी मार के दिखा रहा हूँ कि ये है वो है। कई लोग सोचते हैं कि ये यूट्यूब के जरिए पैसे कमाते हैं, ये कितने सब्सक्राइबर मांगता रहता है, ये मेरे को उसका कोई लालच नहीं है भाई। व्यूज़ देख लो आप कितने आते हैं, 500 400, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये व्यूज़ बढ़ाने को क्या है, एक दिन में 4 वीडियो डालो, अगर 500 आ गए हो गए 2000 व्यूज़। अगर एक दिन में 5 सोल्जर जुड़े हैं, 20 जुड़ने शुरू हो जाएंगे। तेज कर लो चीज़, ठीक है। पैसे कमाने का दिमाग तो है, मिनटों में कर दूं मैं ये, लेकिन उसमें मेरे को ये है कि मैं जो अपना काम कर रहा हूँ ना, उससे मैं इंडिया को जो टैक्स देता हूँ, जो उसमें अपने जीडीपी में दे रहा हूँ, अपने देश के लिए कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ मैं अपने लिए, और ये मैं सिर्फ अवेयरनेस के लिए रखा हुआ है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने देश जैसा मर्जी हो, ठीक है, आपको 100 होंगे, आप उस पर बोलिए, लेकिन एक दायरे में रह के बोलिए, बस एक दायरा होना चाहिए, लक्ष्मण रेखा होना चाहिए, उससे पार जाओगे ना
तो फिर आपका भी नुकसान होगा, देश का भी नुकसान होगा, हम जैसे लोग भी बोलेंगे हमारा भी नुकसान करोगे आप। तो बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी पाकिस्तानियों, तुम्हारा बेड़ा गर्क तो शुरू ही है। सोचो मत कि नया आर्मी चीफ आ गया ये चोरी नहीं करेगा, एंड में पता लगता है कि ये भी चोर निकला। चोर तुम सभी हो, ठीक है। तो ये भी तुम कहते हो ना कि ये बड़ा कुरान पढ़ता है, इसने ये किया है। अगर ये इसने कुरान पढ़ा है या जो किया ना, तो वो एंड ऑफ द डेज बताएंगे जब इसका टेन्योर ये खत्म होगा कि ये कहाँ भागा है और कितने पैसे लेके भागा है। ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि इनके जो बाकी थे ना 5-6 लोग जो लिस्ट में थे कि हम जनरल बनेंगे, यानी कि हेड बनेंगे फौज का पाकिस्तान की का, तो उनमें से 2-3 हेड जो थे ना, फैज अमीर जैसे और 2-3 हैं, वो सब रिटायरमेंट ले रहे हैं और भागने की तैयारी में। उनको पता है कि अब बनना तो है नहीं ना, कुछ बनना है यहाँ पे, तो लो पैसे उड़ो, निकलो यहाँ से। तो यहाँ तक थी वीडियो। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।